नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट 2023 विज्ञान पेपर 2 के लिए नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न। आप इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान के अंदर बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, उर्वरक में उपलब्ध है तो उर्वरक में क्या क्या चीज़ उपलब्ध होती है? तो उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये रबी की फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो चावल, मक्का, कपास और सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। आपसे हम पूछेगा निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। एक प्रश्न फसल से अवश्य आ रहा है। अगला देखें, अनाज के कणों को भूसा से अलग करना। जो हमारे अनाज के कण होते हैं उनको भूसा से अलग करना क्या कहलाता है? तो उनको अलग करने की जो विधि है वो विधि कहलाती है ओसाना या निष्पावन। ओसाना या निष्पावन। धातु वायु में रखने पर जल जाती है। कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं और वायु में रखने पर जलने लगती है? तो वो है सोडियम धातु। सोडियम धातु। दूध, मूंगफली के तेल मिश्रण को अलग करना, यानी कि मूंगफली के तेल से दूध के मिश्रण को अलग करना, तो वो किसके द्वारा अलग करेंगे? कौन सी विधि के द्वारा? तो वो है पृथक्कारी कीप द्वारा। पृथक्कारी कीप द्वारा उसको अलग कर लेंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना भौतिक परिवर्तन है। कपड़े का फटना भौतिक परिवर्तन है। अगला है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? दही का जमना, दही का जमना, भोजन का पकना या भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन है। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। मिलान करने को भी पूछ सकता है। तो ऐसे पदार्थ जो नया बना जाए, यानी कि नया बन जाए, जैसे दही का जमना, तो दही जब जमेगा तो वो नया पदार्थ बनेगा, तो वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। और भौतिक परिवर्तन कौन सी होती हैं? जो नया पदार्थ ना बने, जैसे मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े का फटना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन दही का जमना और भोजन का पकना या भोजन का पचना। अगला है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल कौन कौन सी होती हैं और प्रबल क्षार कौन कौन सी होती हैं? तो प्रबल अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो HCl और H2SO4, HCl H2SO4 ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन कौन सी हैं? CH3COOH, इसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल। अगला है HCOOH, इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल या मीथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मीथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। अब चींटी के डंक को शांत करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? तो उस पर कैलेमान लगाते हैं, कैलेमाइन। तो चींटी के डंक को शांत करने के लिए क्या लगाते हैं? उस पर कैलेमाइन लगाते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार परीक्षा में आपके लिए। कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी क्या है? कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी क्या है? तो कैलाइडोस्कोप सुंदर पैटर्न बनाने में, सुंदर नए नए पैटर्न जो बनाए जाते हैं वो कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी कहलाता है। नए नए पैटर्न की कल्पना करना, वो कैलाइडोस्कोप के माध्यम से या बहुमूर्तिदर्शी के। अगला है प्रेस बायोपिया या इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। इसका जो अर्थ होता है वो है न पास की वस्तु दिखाई देना और न दूर की वस्तु दिखाई देना। न पास की वस्तु दिखाई देती है और न दूर की वस्तु दिखाई देती है। इस पे देना पर डंडा लगेगा आका। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसके निवारण के लिए
द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। जिनके लिए जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया रोग होता है, उनको ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो वे दो फोकस वाला लेंस उपयोग में लाते हैं। अगला है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिमेटिज्म या आबिंदुकता, इसका अर्थ क्या है? सभी दिशाओं में एक समान नहीं देख पाता। तो कोई भी व्यक्ति हो वो सभी दिशाओं में एक समान देख नहीं पाता, तो इस प्रकार के व्यक्ति को कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? तो इस प्रकार के व्यक्ति को बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा पर्यावरण के अंदर, अगला प्रश्न है हमारा अम्ल से ही रिलेटेड है। अगर अम्ल की बात करें हम, अम्ल की बात, तो अम्ल में सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका के अंदर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपसे ये प्रश्न अवश्य पूछेगा, लेकिन मिलान करने के माध्यम से पूछेगा कि सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर हो और आम हो, कच्चा आम, उसके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर भी क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे, कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे, तो पॉलिएस्टर, टेरिकोट, नाइलॉन, ये कैसे हैं? कृत्रिम या मानव रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं। और रेयान मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? गर्म करने पर मुड़ जाती है। थर्मोप्लास्टिक की ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुड़ जाती है। इसे कहते हैं पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जैसे खिलौना, कंघी और बैग, ये थर्मोप्लास्टिक से बनाई जाती हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? तो गर्म करने पर ये मुड़ती नहीं है, गर्म करने पर ये मुड़ती नहीं है। इससे क्या क्या बनाया जाता है? मेलामाइन, बेकेलाइट। और बेकेलाइट क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। इससे बनाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो बर्तन के हैंडल और स्विच, क्योंकि आसानी से इनके अंदर ऊष्मा ना जा पाए। अगला है साइकिल के पहिए, साइकिल के पहिए नियत चाल से सड़क पर चलती है। यानी साइकिल की जो पहिए होती हैं वो एक नियत चाल से सड़क पर चल रहे हैं, तो वो कौन सी गति है? तो वृत्तीय स्थानांतरीय गति, वृत्तीय स्थानांतरीय गति। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होगा वो क्या होता है? शून्य होता है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला कार्य करता है। तो पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो किसका कार्य करता है? तो वो अवतल लेंस का कार्य करता है। अगला है तरंगे, तो श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वो श्रव्य तरंगे होती हैं, और मानव कान इनके लिए आसानी से सुन सकते हैं। अगला हमारा अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? तो जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनके लिए मानव कान नहीं सुन पाते, मानव कान नहीं सुन पाते। पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, इनके लिए कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन आसानी से सुन लेते हैं। पेट्रोलियम का उत्पाद, तो पेट्रोलियम का उत्पाद कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, इसको कहते हैं केरोसिन, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और पैराफिन मोम, ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा पर्यावरण के अंदर वो है ग्रंथियों से। तो ग्रंथियों की बात करें, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये तीनों की तीनों कैसी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि कैसी है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों हैं। तो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा। दूध में पोषक तत्व होते हैं, तो दूध के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी।
पादप जंतुओं के मृतक ऊतक क्या कहलाते हैं? तो पादप प्लांटों के जो मरे हुए ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके लिए कहते हैं ह्यूमस। पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली जो गैस है वो गैस है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। कौन से हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन द्वारा। MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में या अपच के समय, अपच के समय। आयोडीन का कार्य क्या है? घावों पर लगाते हैं आयोडीन के लिए। क्लोरीन का कार्य क्या है? तो जल शोधन में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। सिर तथा ऊपरी जबड़े में संधि होती है। तो सिर तथा ऊपरी जबड़े में जो संधि होती है वो फिक्स जॉइंट ग्लैंड संधि होती है। डॉक्टरी तापमापी का परास कितना होता है? तो डॉक्टरी तापमापी का जो परास होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 95 फ़ारेनहाइट से 109 फ़ारेनहाइट तक होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है? -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक होता है। अगर बात करें स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप होता है वो 36.9 डिग्री सी होता है। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आता है। इसका जो चेंज करने का फार्मूला है वो C/5 = F-32/9, यानी कि C/5 बराबर F-32/9 होता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो रेनिन एंजाइम, लाइपेज और पेप्सिन, ये 3 एंजाइम जठर रस के अंदर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।